let's start off our discussion with the next subsection, which is about transport of respiratory gases. अगर हम रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बेसिकली हम दो गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं. एक ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज, सेकेंडली कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स. सो बेसिकली इस सब सेक्शन में हमने इन्हीं दो एरियाज को डिटेल से डिस्कस करना है कि मैकेनिस्टिकली किस तरह से ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यूज तक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये टिश्यूज से लंग्स तक पहुंचती है. सो यू सीन हियर कि ये ग्राफिकल फोटोग्राफ है हमारे पास. यहाँ पे ये एल्वियोलस है और ओवरऑल वी हैव गॉट दिस एंटायर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, राइट. और उसके बाद फिर हियर वी हैव गॉट द जनरल बॉडी सेल. सो ये जनरल बॉडी सेल है कोई भी. सो इसमें बेसिकली एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन है इनहेलेशन के नतीजे में एल्वियोलस के ल्यूमेन में जाती है, वहाँ से ये पुल्मोनरी कैपिलरी में जाती है. अब वहाँ से ट्रैवल करते हुए अल्टीमेटली ये जाती है इनटू द सिस्टेमिक कैपिलरी और वहाँ से फिर ये एंटर होती है इनटू द बॉडी सेल. अब ये जो ट्रैवलिंग है आप ये कह लें, ये जो ट्रैवलिंग है फ्रॉम द लंग लेवल या पुल्मोनरी कैपिलरी से सिस्टेमिक कैपिलरी तक अल्टीमेट ये जो ट्रैवलिंग है ये बेसिकली है कि ओवरऑल हमने अब ये देखना है कि मैकेनिस्टिकली किस तरह से ऑक्सीजन जो है ये सारी की सारी ट्रैवलिंग करती है. और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी सेल में या टिश्यू के सेल में प्रोड्यूस होती है वो फिर आती है सिस्टेमिक कैपिलरी में और वहाँ से फिर ये ट्रैवल करती है टुवर्ड्स द पुल्मोनरी कैपिलरी अल्टीमेटली, जहाँ से ये जाएगी इनटू द ल्यूमेन, जहाँ से फिर एक्सहेलेशन के जरिए इसने बाहर एनवायरनमेंट में चले जाना है. तो हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि मैकेनिस्टिकली कार्बन डाइऑक्साइड किस किस वे से उसको ट्रैवल करवाया जा रहा है फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स, राइट. सो इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे. सो ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेटरी गैसेस से मुराद क्या है कि ऑक्सीजन की लंग से टिश्यूज में ट्रैवलिंग और कार्बन डाइऑक्साइड की टिश्यूज से लंग्स की तरफ जो ट्रैवलिंग है मैकेनिस्टिकली हाउ डज इट हैपन. सो दैट्स आवर मेजर एरिया ऑफ फोकस. इसमें सबसे पहले हम कैरेज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज पे बात करेंगे, फिर हम कैरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स पे बात करेंगे एंड लास्ट पे हम ओवरऑल बात करेंगे ऑन द कंसंट्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द ब्लड. कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशंस हैं ब्लड में वो डिफरेंट इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, हम उनको सम अप करेंगे एंड पे. सो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर डिस्कशन. Few students they get disturbed when I ask questions at the very beginning, even before teaching the stuff, they get disturbed, they get distorted because they are not able to answer many conceptual questions. एंड लाइक वो यहीं पे स्टक हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो लाइक दे डोंट रिमेन कंफर्टेबल विद द लेक्चर. लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात बेटा बताना चाहता हूँ कि ये अल्टीमेटली यू आर इन द लर्निंग फेज. आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अपनी कंफ्यूजन को, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद फिर आप उन वीकनेसेस को एड्रेस करें. तो मेरा भी जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि मैं आपके जो वीक पॉइंट्स हैं मैं उनको हाईलाइट कर दूं ताकि फिर रेस्ट ऑफ द लेक्चर को जब आप ध्यान से सुने तो ऑटोमेटिकली वो जो वीक पॉइंट्स हैं आपके वो कवर हो जाएं. Anyways, we have got four options here. A option is 19.6 mil, B option is 20 mil, C option is 0.3 mil and D option is 4 mil. And पहली statement है maximum oxygen carrying capacity of 100 mil human blood at sea level is. अब यहाँ पे अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं 19.6 mil क्योंकि ये sea level है, you are thinking on the wrong lines. You are thinking on the wrong lines. Basically, अब यहाँ पे जो keyword है that is maximum. ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी देखिए भाई, ये सी लेवल हो या K2 लेवल हो या भले Q लेवल हो, राइट. सो हर लेवल पे अल्टीमेटली जो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है इट हैज टू बी 20 मिल. ये है कि कितनी ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा 100 मिल ह्यूमन ब्लड कैरी कर सकता है या करने की सलाहियत रखता है, राइट. तो उसके अंदर जो स्पेस अवेलेबल है वो तो अवेलेबल ही है, भले जिस मर्जी लेवल पे हो. हाँ, अब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरीड बाय 100 मिल ह्यूमन ब्लड एट सी लेवल इज, अब जो अमाउंट असल में कैरी की जाती है सी लेवल पे वो अमाउंट कितनी होगी? वो अमाउंट 19.6 मिल होगी. इसको हम आगे चल के इन डिटेल डिस्कस भी करते हैं. So another question, if there is 15 gram hemoglobin in 100 ml blood, what will be the maximum oxygen carrying capacity of the blood? अगर आपको hemoglobin की अमाउंट दे दी गई है
ग्राम्स के अंदर, तो यहां से आपने मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट करना है, इस कैलकुलेशन को भी हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन बार यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है 18 मिल पर 100 मिल, 10 मिल पर 100 मिल, 13 मिल पर 100 मिल और 20 मिल पर 100 मिल। बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी 20 मिल पर 100 मिल। इसकी जो रीजनिंग है इसको हम इंशाल्लाह बाद में जाके डिस्कस करते हैं। सो आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस ट्रेसिंग, राइट। तो अब जस्ट इमेजिन करें कि ओवरऑल हमारे ब्लड के अंदर अब जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो इसमें अब देखें कि ओवरऑल होता क्या है कि जो ब्लड में जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज के अंदर है हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन जब एसोसिएट होती है, राइट, तो लंग लेवल पे तो इससे क्या होता है HbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, राइट। और फिर क्या ये काम कहाँ पे हो रहा है, एट द लंग लेवल। सो समहाउ इसका मतलब ये है कि लंग लेवल पे ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी अफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन ये ज्यादा है, इसकी अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ये ज्यादा है। इसमें कौन से फैक्टर्स हैं इसको बाद में जाके देखेंगे। बट समहाउ एट लंग लेवल द हीमोग्लोबिन इट लव्स टू बाइंड विद ऑक्सीजन, जिसके नतीजे में HbO2 ने बनना है। जबकि टिश्यू लेवल पे क्या होता है, टिश्यू लेवल पे द हीमोग्लोबिन इट ट्राइज टू गेट रिड ऑफ ऑक्सीजन, सो इट हेट्स ऑक्सीजन इन अ सेंस यू कैन से। सो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, टिश्यू लेवल पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करेगी और HbO2 से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और फ्री हीमोग्लोबिन दोबारा हमारे पास आ जाएगी। सो ओवरऑल अब ये कह लें, अब लंग लेवल पे हो या टिश्यू लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे हो, अल्टीमेटली ये फ्री हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन और बाउंड हीमोग्लोबिन दे आर इन द इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, राइट। ये अलग बात है कि लंग लेवल पे HbO2 की कंसंट्रेशन या बाउंड हीमोग्लोबिन की बाउंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जबकि टिश्यू ओवरऑल जबकि टिश्यू लेवल पे ओवरऑल क्या होगा कि जो फ्री हीमोग्लोबिन है इसके लेवल्स वो राइज कर रहे होंगे, राइट। सो इसमें अब आप ये भी गौर करें कि ये जो ऑक्सीजन है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं की, इसको हम कहते हैं कि ये है फ्री ऑक्सीजन, दिस इज फ्री ऑक्सीजन। एंड ये वो ऑक्सीजन है विच कैन मेक इट्स वे टू द टिश्यू। अब जस्ट इमेजिन करें, अगर फर्ज करें कि ये कैपिलरी है और इसके अंदर अगर ये आरबीसी है, इसके अंदर ये हीमोग्लोबिन है, इसके साथ एसोसिएटेड ऑक्सीजन है, सो वी हैव गॉट HbO2 हियर। और यहाँ पे अगर टिश्यू का सेल है तो ये हीमोग्लोबिन ऑल द वे ये आरबीसी तो टिश्यू तक नहीं ना जा सकता, इस सेल तक, राइट। सो बेसिकली इससे जो ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन जो होगी अल्टीमेटली वही टिश्यू के अंदर एंटर हो सकेगी। सो ये वो ऑक्सीजन है फ्री ऑक्सीजन विच कैन मेक इट्स वे टू द टिश्यू। एंड अल्टीमेटली जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है ब्लड के अंदर, हम जो कहते हैं ना ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू ये है, सो वो जो वैल्यू हम बताते हैं बेसिकली वो भी हम फ्री ऑक्सीजन ही की वजह से बताते हैं। सो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जो बाउंड ऑक्सीजन है उसका कोई रोल नहीं है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। ऑलराइट, सो इसमें अब ये भी देखें कि जो HbO2 है इसको हम क्या कहते हैं, ये बाउंड ऑक्सीजन है। सो वी हैव गॉट टू काइंड्स ऑफ ऑक्सीजंस व्हिच आर इन इक्विलिब्रियम एट लंग एंड टिश्यू लेवल्स, बाउंड ऑक्सीजन एंड द फ्री ऑक्सीजन। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो जो टोटल ऑक्सीजन है, जैसे कि हमने अभी ट्रेसिंग में डिस्कस भी किया, ये दो फॉर्म्स में हमें मिलेगी, एक है डिसॉल्व फॉर्म और दूसरी है कैरिड फॉर्म। जो डिसॉल्व फॉर्म है सिंपली ये सिंपल ऑक्सीजन है, जबकि जो कैरिड फॉर्म है ये HbO2 की फॉर्म में, राइट। सो जो डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है जनरली ये 0.3% बाय वॉल्यूम होती है, यानी कि 100 मिल ब्लड में 0.3 मिल ऑक्सीजन होगी जो कि फ्री फॉर्म में होगी, और यही वो ऑक्सीजन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद फिर जो कैरिड जो ऑक्सीजन है बेसिकली जो HbO2 की फॉर्म में है, जिसमें ऑक्सीजन बेसिकली हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ बाइंड कर रही है, राइट। सो जो कैरिड ऑक्सीजन है इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 19.6% बाय वॉल्यूम। ये बात हो रही है एट द सी लेवल। एट सी लेवल ये होता है कि सी लेवल पे 19.6 मिल बाय वॉल्यूम जो टोटल ऑक्सीजन का है वो क्या है, बेसिकली वो कैरिड फॉर्म में है या वो बाउंड फॉर्म में है, राइट। और ये 19.6% बाय वॉल्यूम है, या इसका मतलब ये भी है कि 100 मिल ब्लड में से जो 19.6 मिल जो वॉल्यूम है वो किसका होगा, बाउंड फॉर्म में इसका ऑक्सीजन का होगा या HbO2 का होगा, राइट। सो ये जो HbO2 है, अब HbO2 बेसिकली कह लें कि कितनी अमाउंट HbO2 की फॉर्म में ऑक्सीजन की कैरी की जाएगी, ये दो बातों पर डिपेंडेंट है। नंबर 1 हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है,
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉग इन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद सो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन को HBO2 की फॉर्म में कैरी किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन 10 ग्राम पर 100 मिल है और दूसरे इंडिविजुअल में 15 ग्राम पर 100 मिल है, तो ऑफ कोर्स जो 15 ग्राम पर 100 मिल वाला इंडिविजुअल है उसके ब्लड में ऑक्सीजन को ले जाने की सलाहियत ज्यादा है, राइट। सो एक तो कंसंट्रेशन इसमें मेजर फैक्टर ऑपरेटिव है। अभी पता है कि पॉलीसाइथीमिया में चूंकि कंसंट्रेशन ये हीमोग्लोबिन की इंक्रीज कर रही है, सो पॉलीसाइथीमिया में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई भी होती है ब्लड की, जबकि एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही होती है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि एनीमिया में जो एनीमिक इंडिविजुअल्स होंगे उनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की डिक्रीज हुई भी होती है। एंड नेक्स्ट वी हैव गॉट द सैचुरेशन। अब एक फैक्टर हमने डिस्कस किया कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है कि कितनी ऑक्सीजन कोई ब्लड का कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम कैरी कर सकता है, और सेकेंडली जो सैचुरेशन भी मैटर करती है। ऑफ कोर्स अगर ब्लड जो है वो अगर 50% सैचुरेटेड होगा, राइट, से 100 मिल ब्लड है, उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, अगर वो 50% सैचुरेटेड होगा तो वो कम ऑक्सीजन कैरी करेगा, अगर वो 75 या 100% सैचुरेटेड होगा तो वो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा। सो जितना ज्यादा सैचुरेटेड होगा उतनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। सो कंक्लूसिवली मैं ये कहूंगा कि जो टोटल ऑक्सीजन है वो दो फॉर्म्स में है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में और बाउंड फॉर्म में। डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ टिश्यूज में जाएगी और पार्शियल प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो बाउंड फॉर्म है बेसिकली इस फॉर्म में मेनली ऑक्सीजन जो वो ट्रेवल करती है, और बाउंड फॉर्म में कितनी ऑक्सीजन कैरी की जाती है ये दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन पे और सैचुरेशन पे। कंसंट्रेशन और सैचुरेशन जितनी ज्यादा होंगी उतनी बाउंड फॉर्म में ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा कैरी की जाएगी। सो हम ये भी कह सकते हैं कि HBO2 इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन एंड कितनी अमाउंट HBO2 की फॉर्म में कैरी की जा रही है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली रिलेटेड विद द सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे कुछ बॉटम लाइन पॉइंट्स हैं। सो यू सीन हियर मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है दैट इज 20 मिल पर 100 मिल इफ ब्लड इज 100% सैचुरेटेड। क्योंकि जब मैं वर्ड यूज करता हूं ना कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी ऑक्सीजन कैरी की जा सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन तो तभी कैरी होगी ना जब सैचुरेशन 100% है, राइट। सो मैक्सिमम से आप सैचुरेशन 100% आप खुद ही अस्यूम कर लेंगे
ऑफ कोर्स। तो इसमें फिर देखें कि एट सी लेवल अब क्या होगा। एट सी लेवल चूंकि जो सेचुरेशन है वो 100% नहीं होती बल्कि वो 98% होती है, इसीलिए सी लेवल पे जो एक्चुअली अमाउंट कैरी की जाती है दैट इज 19.6 मिल पर 100 मिल, राइट। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, जो 100 मिलीलीटर खून की ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले जाने की जो सलाहियत है वो 20 मिल पर 100 मिल है when blood is 100% saturated, जबकि सी लेवल पे आमतौर पे जितना ओवरऑल एक 100 मिलीलीटर ब्लड जितनी ऑक्सीजन को कैरी करता है, असल में जो कैरी करता है दैट इज 19.6 मिल पर 100 मिल, क्योंकि सी लेवल पे जो सेचुरेशन है वो 100% नहीं है, नियर 100% है, दैट इज ऑफ कोर्स 98%। अब एक और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 15 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो एक इंडिविजुअल में तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। सो ग्रामेज से अगर आपने ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है उसके लिए ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे कि इफ हीमोग्लोबिन इट कंबाइन द 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इट बेसिकली कंबाइंस विद द 1.3 मिल ऑफ द ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ने कंबाइन करना है विद 1.3 मिल ऑक्सीजन। सो अगर हीमोग्लोबिन होगी 15 ग्राम पर 100 मिल, हीमोग्लोबिन कितनी हो गई 15 ग्राम पर 100 मिल अगर हो गई तो 1.34 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इट विल टर्न आउट टू बी 20 मिल पर 100 मिल ब्लड। आई होप दैट नाउ यू विल बी एबल टू आंसर सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। Decreased temperature, decreased PCO2, decreased pH or increased PO2? The best response to this question is Charlie. ये sort of hard question है for sake of your exam, लेकिन अभी जब हम एक टेबल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस तरह का जो क्वेश्चन आपके लिए ये इजी क्वेश्चन बन जाएगा। So now let's talk about the factors affecting the hemoglobin's affinity for oxygen. We have got a table, extreme left column में फैक्टर है, लंग लेवल पे और टिश्यू लेवल पे इस फैक्टर को क्या हो रहा है हम इस पे बात कर रहे हैं। सो इसमें आप देखें और उससे अल्टीमेटली फिर अफिनिटी पे क्या असर पड़ रहा है हम इसको भी देखते हैं। तो सीन हियर टेम्परेचर पहला फैक्टर है और टेम्परेचर जो है ये इनवर्सली रिलेटेड है विद अफिनिटी, यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन की अफिनिटी या लव ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन कम होगा, राइट। सो अब ये कह लें कि टेम्परेचर हैज गॉट द इनवर्स रिलेशन विद अफिनिटी। सिमिलरली सेकंड फैक्टर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका भी इनवर्स रिलेशन है विद अफिनिटी। सो अगर किसी भी चीज का रिलेशन इनवर्स होगा विद अफिनिटी इसका मतलब यह है कि इसने हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट कराना है, राइट। इसका यह भी मतलब होगा कि इसके नतीजे में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो बढ़ेगा, इसके नतीजे में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ेगा, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन HbO2 डिसोसिएट होगी तो ऑक्सीजन बढ़ेगी तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, राइट। और इसका यह भी मतलब होगा कि टिश्यू में फिर ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा फ्लो करके जाएगी अल्टीमेटली अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो। सो व्हाटसएवर, सो इनवर्स रिलेशन विद अफिनिटी, PCO2 का इनवर्स रिलेशन है, जबकि pH जो है जो कि ओवरऑल नेगेटिव लॉग है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, इसका डायरेक्ट रिलेशन है विद अफिनिटी। सो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे फैक्टर हमने pH मेंशन किया हुआ है, यहीं पे अगर फैक्टर होता ना कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का भी इनवर्स रिलेशन है विद अफिनिटी। तो चूंकि ये pH तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है इसलिए उसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, लेकिन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का डायरेक्ट उसका एडवर्स रिलेशन ही है विद अफिनिटी। बहरहाल सो इसमें आप देखेंगे लंग लेवल पे क्या होता है, लंग लेवल पे टेम्परेचर कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर है वो भी ऑफ कोर्स कम हो रहा है। ये टेम्परेचर क्यों कम है, ऑफ कोर्स कंटिन्यूअसली लंग को वेंटिलेट कर रहे हैं, सो वेंटिलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वहाँ पे चूंकि फ्रेश एयर आ रही है तो इसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, राइट। और उसके बाद फिर ब्लड में इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कोर्स कम होगा और उसके बाद फिर लंग लेवल पे जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ये कह लें कि ये कम होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी जबकि pH है वो ज्यादा होगी। सो अब ये भी कह सकते हैं कि एट लंग लेवल हाई pH या लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड लो PCO2 एंड लो टेम्परेचर, ये सारे के सारे मिलके क्या करते हैं, दे इंक्रीज द अफिनिटी ऑफ hemoglobin for oxygen, they increase the affinity of hemoglobin for oxygen और इससे अल्टीमेटली प्रमोट होगी फॉर्मेशन HbO2 की, राइट। सो हमने जो भी इक्वेशन डिस्कस की थी उस वो जो रिएक्शन है वो प्रमोट होगा टू द राइट हैंड साइड।
राइट और उसके बाद फिर जो टिश्यू लेवल है, टिश्यू लेवल पे एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है। जैसे वहां पे टेम्परेचर जो है वो हाई है और इवन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो भी हाई है, टेम्परेचर हाई है, ऑफ कोर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, हीट रिलीज हो रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि प्रोड्यूस हो रही है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, क्रैब साइकिल वगैरह में, तो उसकी कंसंट्रेशन भी हाई हो रही है। और इसके अलावा फिर जो पीएच है वो भी वहां पे कम हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो अल्टीमेटली ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, सो ये हाई टेम्परेचर, हाई PCO2 एंड लो pH, ये सारे के सारे दे वुड डिक्रीज द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, जिससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जान छोड़ देगा, जिससे हीमोग्लोबिन HbO2 ने डिसोसिएट हो जाना इनटू द हीमोग्लोबिन एंड द ऑक्सीजन। सो फ्री ऑक्सीजन लिबरेट होगी जो कि अल्टीमेटली टिश्यू के अंदर एंटर हो सकेगी। सो कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि लंग लेवल पे हमें किस चीज की जरूरत है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करे ताकि ये टिश्यूज तक ट्रेवल करा सकें। तो उसके लिए डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज PCO2 और हाई pH, ये सारे फैक्टर्स मिलके अफिनिटी बढ़ा के हीमोग्लोबिन की उसको सब बाइंड करा देते हैं हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को। जबकि टिश्यू लेवल पे हमें किस चीज की जरूरत है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जान छोड़ दे ताकि ऑक्सीजन एंटर हो सके इनटू द सेल्स और वहां जाके वो मेटाबॉलिज्म में पार्ट ले सके। तो वहां पे जो हाई टेम्परेचर और हाई PCO2 और लो pH जो है, ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या करें, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी या लव है फॉर ऑक्सीजन उसको डिक्रीज करके जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि फ्री ऑक्सीजन को इंक्रीज कर रहे हैं सारे फैक्टर्स, जिससे फ्री ऑक्सीजन इट कैन मेक इट्स वे इनटू द टिश्यूज एंड गेट यूटिलाइज्ड देयर। और एक और भी इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे जो कि मैं चाहता हूं कि आप इसको जरा फोकस करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज 240 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। तो एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आता है ना कि किस गैस की सबसे ज्यादा अफिनिटी है फॉर हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और द ऑक्सीजन और द नाइट्रोजन, सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी what, oxygen? No, never answer oxygen to this question, you would answer carbon monoxide कि ऑक्सीजन की निस्बत भी इसकी जो एफिनिटी है वो 240 गुना ज्यादा है। तभी तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इतनी डेंजरस है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अगर किसी एनवायरनमेंट में 1% भी मौजूद होगी तो उस एनवायरनमेंट में जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनको 1 मिनट के अंदर अंदर मारने के लिए काफी है। राइट रीजन क्या है कि बेसिकली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो ऑक्सीजन की सीट है हीमोग्लोबिन पे, यानी कि जो उसका आयरन है बेसिकली वो ऑक्सीजन की सीट है फॉर ऑन द हीमोग्लोबिन। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज्यादा है। तो जब एक दफा जाके ये बाइंड कर जाएगी विद द हीमोग्लोबिन तो अल्टीमेटली अब ये कह लें कि ऑक्सीजन के लिए इसको वहां से डिस्प्लेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है। उसके नतीजे में क्या होगा, ब्लड की ऑक्सीजनेशन कम होगी, वाइटल जो ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन, हार्ट वगैरह, ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होगी जिससे अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। राइट, सो रिमेंबर इट इज हैविंग वेरी वेरी हाई एफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन। I'm talking about the carbon monoxide. Next we have got the topic carriage of carbon dioxide from tissues to the lungs. पहले हमने ऑक्सीजन की ट्रैवलिंग को देखा lungs to tissues, अब कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रैवलिंग को हम देखेंगे from tissues to the lungs. Again we have got questions. A option plasma है, B option RBCs है और हमारे पास पहली स्टेटमेंट है regarding transport of carbon dioxide. Bicarbonate ions are formed in. Best response to this question is RBCs. And regarding transport of carbon dioxide, bicarbonates are transported in. यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ट्रांसपोर्टेड। यहाँ पे कीवर्ड क्या था, फॉर्म्ड। तो बनते कहाँ पे हैं, RBCs में, और ट्रांसपोर्ट कहाँ पे किए जाते हैं, प्लाज्मा में। इसकी जो रीजनिंग है इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। Another question, at tissue level, chloride ions move into red blood cells or out of red blood cells or into plasma or out of plasma, and the best response to this question is into the red blood cells. इनटू द रेड ब्लड सेल्स, या आप ये भी कह दें कि ये आउट ऑफ प्लाज्मा। अल्टीमेटली ये टिश्यू लेवल पे जो क्लोराइड आइंस हैं दे मूव आउट ऑफ द प्लाज्मा और इनटू द रेड ब्लड सेल्स। ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं ऑफ कोर्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कई शक्लों में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसमें टॉप ऑफ द लाइन जो सबसे मेजर फॉर्म है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज मेनली कैरीड इन विच फॉर्म, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट।
अप्रोक्सीमेटली 70% और इवन अकॉर्डिंग टू फ्यू टेक्स्ट बुक्स इवन 90% जो ऑक्सीजन कैरी की जाती है दैट इज कैरिड इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस। सेकेंडली जो फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में कैरी करने की दैट इज कार्बामिनो कंपाउंड्स। सो कार्बामिनो कंपाउंड क्या होता है, जब कोई भी प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है तो रिजल्ट क्या होता है, वी गेट द कार्बामिनो कंपाउंड हमें रिस्पेक्टिवली मिल जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके भी वो ट्रेवल कर सकती है। तो कार्बामिनो कंपाउंड्स में से जो मोस्ट कॉमन कंपाउंड है वो कौन सा है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कि इवन जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर सकती है एंड रिजल्टेंटली यू विल गेट द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट कार्बामिनो कंपाउंड कौन सा है, दैट इज द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। सो तकरीबन 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज कैरिड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो कंपाउंड्स, मोर इंपॉर्टेंटली द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो कि मोस्ट अबंडेंट कार्बामिनो कंपाउंड है। उसके बाद फिर एक और वे भी है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट का, दैट इज इन द डिसॉल्व फॉर्म। सो ये कह लें कि ये सिंपली प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर भी ट्रेवल कर सकती है और तकरीबन 5% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रेवल करती है और इसकी जो अफिनिटी, इसकी जो कह लें कि जो सॉल्युबिलिटी है इन द प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड की, ये ऑक्सीजन की निस्बत 24 गुना ज्यादा है। पहले हमने एक वैल्यू डिस्कस की थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की निस्बत 240 गुना ज्यादा है, वो एक बात है। यहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड वो ऑक्सीजन की निस्बत कितनी ज्यादा है, 24 गुना ज्यादा है। उसके बाद फिर एक और फॉर्म भी है दैट इज बाउंड विद द पोटेशियम। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इवन पोटेशियम के साथ बाइंड करके भी ये ट्रेवल कर सकती है एंड जो ट्रेसेस हैं जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के वो इस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। सो मोस्ट अबंडेंट जो फॉर्म है वो बाइकार्बोनेट है। अभी हम फर्दर अपनी डिस्कशन में बाइकार्बोनेट की ही फॉर्मेशन और इसकी जो ट्रांसपोर्ट है उसको डिस्कस करेंगे। सो ये कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ है जो कि अल्टीमेटली जो कह लें कि जो बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन और जो ट्रांसपोर्ट है उसको ये एक्सप्लेन कर रही है। तो इसमें लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ। यू सीन हियर कि ये हमारे पास टिश्यू के सेल्स हैं, जैसे ये एक सेल है और ये एक और सेल है टिश्यू का। टिश्यू के सेल्स में मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अल्टीमेटली टिश्यूज में प्रोड्यूस होकर ये आ जाती है इनटू द कैपिलरी। सो ये जो आपको नजर आ रही है ये जो सारा और ये जो इतना एरिया है राइट, बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली इट्स रिप्रेजेंटिंग द सिस्टेमिक कैपिलरी। सो सिस्टेमिक कैपिलरी के अंदर ये आपको रेड ब्लड सेल भी मिलेगा जो गॉट द रेड ब्लड सेल देयर। सो कार्बन डाइऑक्साइड ये सेल से निकल के आएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वहां से अल्टीमेटली ये कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके आ जाएगी इनटू द लुमेन ऑफ द कैपिलरी। सो प्लाज्मा में आ गई और वहां से प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड ने कहां जाना है, इट वुड मेक इट्स वे इनटू द आरबीसी। अब आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होके कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में बनाएगी एक अनस्टेबल वीक एसिड विच इज कार्बोनिक एसिड, जो कि ऑटोमेटिकली डिसोसिएट होगा इनटू द बाइकार्बोनेट और साथ प्रोटॉन बनेगा। तो अल्टीमेटली अब ये कह लें कि ये जो बाइकार्बोनेट बना है ये बाइकार्बोनेट बन के इट वुड मेक इट्स वे आउट ऑफ द रेड ब्लड सेल और ये आ जाएगा इनटू द प्लाज्मा। चूंकि इसके ऊपर एक सिंगल यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए जो क्लोराइड आयन है इट वुड मेक इट्स वे इनटू द आरबीसी। सो यहां से एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज कि जो बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन है वो कहां पे हो रही है, तो वो आरबीसी के अंदर हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि उसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। प्लाज्मा में क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है। तो ओवरऑल कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एक्टिविटी से जो एसिड बनता है वीक एसिड, वो कौन सा एसिड बनता है, वो कार्बोनिक एसिड बनता है। सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाइकार्बोनेट की जो मूवमेंट है वो एट द टिश्यू लेवल वो आरबीसी इनटू आरबीसी है या आउट ऑफ आरबीसी, ऑफ कोर्स बाइकार्बोनेट ने आरबीसी के अंदर बनना है तो ये आउट ऑफ आरबीसी है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो क्लोराइड की मूवमेंट है या जो क्लोराइड शिफ्ट भी जिसको हम कहते हैं, जो क्लोराइड की मूवमेंट है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इनटू द आरबीसी है या आउट ऑफ आरबीसी एट द टिश्यू लेवल, ऑफ कोर्स यू कैन सी ये इनटू द आरबीसी है। और इस तरह से जो बाइकार्बोनेट है ये सिस्टेमिक कैपिलरी में ये बन गया और सिस्टेमिक कैपिलरी के अलॉन्ग अल्टीमेटली ये बाइकार्बोनेट ये ट्रेवल करता करता ऑफ कोर्स कैपिलरी से इसने जाना है वेन्यूल्स में, वेन्स में, फिर लार्जर वेन्स में, फिर इवन सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के जरिए कहाँ पे चले जाना है, इनटू द राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, और वहां से राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी ट्रंक के जरिए और राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए अल्टीमेटली चले जाना है इनटू द
लंग्स, और वहां पे चले जाना है कहां पे, इनटू द पुल्मोनरी कैपिलरी। सो अब हम कहां पहुंच गए हैं, इन द पुल्मोनरी कैपिलरी। अब पुल्मोनरी कैपिलरी में क्या होगा, पुल्मोनरी हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे, जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का। और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आप। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे, वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है, वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं, जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी। आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट, स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली
जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज कैपेबिलिटी में एग्जैक्टली सब कुछ ऑपोजिट होगा। लाइक जो बाइकार्बोनेट है जो पहले उसे बाहर मूव किया था, इट वुड मूव इनटू द आरबीसी। वहां से क्लोराइड अब बाहर आ जाएगा, क्लोराइड शिफ्ट अब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। सो क्लोराइड की जो डायरेक्शन है मूवमेंट की दैट वुड बी आउट ऑफ द आरबीसी। सो बाइकार्बोनेट अब दोबारा फिर प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम अगेन वो बना देगा कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इट वुड डिफ्यूज आउट, first it will go to the plasma, वहां से ultimately it will make its way into the lumen of the alveolus, जहां से एक्सपायर करके इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। सो ये है ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। हमने इसमें देखा कि किस तरह से बाइकार्बोनेट बनता है और ट्रांसपोर्ट होता है। सो बॉटम लाइन पॉइंट ऑफ माई डिस्कशन अप टिल नाउ इज द बाइकार्बोनेट ions for transport of the carbon dioxide, they are formed in the RBCs and transported in the plasma. Once again, कार्बन डाइऑक्साइड की मोस्ट कॉमन फॉर्म जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की जाती है वो कौन सी है? बाइकार्बोनेट। एंड बाइकार्बोनेट्स आर फॉर्म्ड इन द आरबीसीज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स देयर एंड ट्रांसपोर्टेड और कैरीड इन द प्लाज्मा। सो ये अगर आप एक सिंगल फैक्ट याद रखेंगे तो इससे जुड़े जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं इवन इसी एक फैक्ट को इंटरप्रेट करके आप एग्जाम में आप उनको निकाल सकते हैं। सो यू सीन हियर बॉटम लाइन पॉइंट, आप इसको दिमाग में बैठा लें इस पॉइंट को कि बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड इन द आरबीसी एंड कैरिड इन द प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर इसलिए नहीं बनता, वहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम नहीं है। और उसके बाद फिर टिश्यू लेवल जो डायरेक्शन है क्लोराइड मूवमेंट की वो हमने देखा इनटू द आरबीसी है, जबकि लंग लेवल पे ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। और ऐसा क्यों है इसका भी लॉजिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अल्टीमेटली इसकी फॉर्मेशन, कैरेज और क्लोराइड की मूवमेंट और बाइकार्बोनेट की मूवमेंट के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आई होप दैट नाउ यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस वेरी वेरी कंफर्टेबली। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज एट टिश्यू लेवल एक्सेप्ट टेम्परेचर, PCO2 और प्रोटॉन कंसंट्रेशन और pH। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन ऑफ कोर्स दिस इज द pH कि टिश्यू लेवल पे pH है वो उल्टा और डिक्रीज हो रही होती है, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है। वैसे भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड pH दोनों ऑफ कोर्स दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट। सो इन दोनों में से ही एक आंसर होना था, और जो बेस्ट रिस्पॉन्स है फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग नाउ वी अंडरस्टैंड कि बेस्ट रिस्पॉन्स डेल्टा होगा। अनदर क्वेश्चन, as number of proton ions increases they bind with protein part of hemoglobin and as a result the ability of hemoglobin to bind with oxygen। जी अब आप बताएं, इसको एंटिसिपेट करें कि अगर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है they bind with the protein part of hemoglobin and as a result the ability of hemoglobin to bind with oxygen या affinity of hemoglobin जो है for oxygen वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, अफेक्ट नहीं होगी या none of these। तो अभी हम इसको पढ़ के भी आए हैं। बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बीटा, ऑफ कोर्स इट वुड डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम present in red blood cells facilitates the formation of oxyhemoglobin or deoxyhemoglobin or carbonic acid or none of these, and the best response to this question is of course carbonic acid जो कि further फिर dissociate होता है into bicarbonate and the protons। So that is all about the carriage of carbon dioxide from tissues to the lungs, and now we are going to start off our discussion with the concentrations of carbon dioxide and oxygen in the blood। सो ये कुछ वैल्यूज हैं जिनको आपने याद रखना है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
सो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है आर्टीरियल ब्लड में आप देख सकते हैं कितनी है 50%, यानी कि 100 मिल ब्लड में से 50 मिल क्या होगा, इट वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड। और वीनस ब्लड के अंदर 54% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 54 मिल आउट ऑफ 100 मिल इट्स गोइंग टू बी द कार्बन डाइऑक्साइड। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जब 100 मिल आर्टीरियल ब्लड जब ये सिस्टेमिक कैपिलरीज में से गुजरता है तो ये वहां से कितने मिल कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करता है, तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, 54 माइनस 50 इज इक्वल टू 4 मिल। सो जब 100 मिलीलीटर ब्लड सिस्टेमिक कैपिलरीज में से गुजरेगा, 100 मिलीलीटर आर्टीरियल ब्लड जब ये सिस्टेमिक कैपिलरीज में से गुजर के जब ये विनस ब्लड बनेगा तो अल्टीमेटली ये 4 मिल को पिक करेगा, राइट। सो 4 मिल कार्बन डाइऑक्साइड को इसने पिक करना है। सो इसीलिए सीन है कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो क्या है कि कितनी उसको पिक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑफ कोर्स अगर 50 से 54 हुआ है तो 4 मिल उसने पिक करना है। एंड इसी तरह से अब ऑक्सीजन की आर्टीरियल ब्लड में कंसंट्रेशन कितनी है, 20%, यानी कि 20 मिल पर 100 मिल, राइट। और वीनस ब्लड में कितनी है, 15%, दैट इज 15 मिल पर 100 मिल। इसका मतलब ये हुआ कि जब जो आर्टीरियल ब्लड है जब ये सिस्टेमिक कैपिलरीज में से गुजरेगा, राइट, और सिस्टेमिक कैपिलरीज में से गुजरेगा तो ये कितने ऑक्सीजन जो है या अगर 100 मिल आर्टीरियल ब्लड ये सिस्टेमिक कैपिलरीज में से गुजरेगा तो ये कितने मिल ऑक्सीजन ये सेल्स को दे आएगा। सो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, ऑफ कोर्स 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। सो ये 5 मिल जो ऑक्सीजन है इसने कह लें कि 100 मिल ब्लड ने ये दे देनी है टू द टिश्यूज। सो ये डायरेक्ट वैल्यूज भी आपसे पूछी जा सकती हैं और ऑफ कोर्स इनकी थोड़ी सी ये जो इंटरप्रिटेशन है जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि जब सिस्टेमिक कैपिलरी से ब्लड गुजरेगा तो इससे कितनी ऑक्सीजन लेगा या कितनी ऑक्सीजन देगा या कार्बन डाइऑक्साइड कितनी 100 मिल ब्लड लेगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप कि इस अंडरस्टैंडिंग से आप इसको बड़े आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस को पिक कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।